हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नीरज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों को छठा लेक्चर देने वाला हूं और मैंने 5वें लेक्चर में जैसा कि बताया था कि ब्रॉन्ज एज के बारे में, और आज हम आप लोगों को आयरन एज, लौह युग या लौह काल के बारे में बताएंगे। ब्रॉन्ज एज का बता चुके थे कि 3200 से 1500 बीसी तक था, और अब आयरन एज में आएंगे। आयरन एज में 1500 बीसी से 600 बीसी तक माना गया है। ठीक, तो आयरन एज में एक्चुअली आयरन एज जो है वो वहाँ पे आयरन एज में ही आपके आर्य लोग भारत आए, और आर्य लोगों के आने के जो कई सारे मत हैं। कहीं पे जो है बोलते हैं कि दूसरी जगह से आए, कहीं बोलते कहीं दूसरी जगह से आए, मतलब अलग अलग मत हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मत हैं वो मध्य एशिया से भारत है, और ईरान के रास्ते सप्त सिंधु प्रदेश, जो कि आज का पंजाब बोल सकते हैं, वहाँ पे आए थे और सिंधु सभ्यता के लोगों को वहाँ से मार के भगा दिया। ऐसा ही बोल सकते हैं कि मार के भगा दिया। ठीक, आर्य लोग वैदिक संस्कृति के संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही वैदिक संस्कृति आई, और ये अपने साथ कई सारे जैसे कि लोहा, और तभी आयरन एज जो है आया, तो लोहा अपने साथ लाए। लोहे में क्या लाए? रक्षा कवच, जो आप, और उसके बाद में घोड़ा, तलवार, ढाल, ये सारी चीज़ें अपने साथ में लाए। तो ये आपका आयरन एज। आयरन एज इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आर्य लोग भारत आए, वो भी मध्य एशिया से माने जाते हैं, ईरान के रास्ते सप्त सिंधु प्रदेश, जो कि आज का पंजाब है, यहाँ पर आए थे। ठीक, और यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग रहते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोगों को मारकर वहाँ से भगा दिया। हाँ, और इन्होंने अपने साथ क्या लाया? जो है अपने साथ में ये वैदिक संस्कृति लाए, और अपने साथ में लोहा, जो कि जिसमें रक्षा कवच हो गया, तलवार हो गया, ढाल हो गया, ये सारी चीज़ें लाए थे, और घोड़ा भी लाए थे। ठीक, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता पे आते हैं, जिसको मैंने कल बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता या मेलुहा सभ्यता, ये सारे सभ्यताएं बोल सकते हैं। तो इसमें डेट पे लेके बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। डेट को लेके मतभेद इस तरह से है कि एनसीईआरटी में जैसे बोला गया है हड़प्पा सभ्यता का टाइम कि 2500 बीसी से 1750 बीसी। ठीक, और कहीं पे बोला गया है 2500 बीसी से 1800 बीसी। उसके बाद में 2500 बीसी से 2700 बीसी से 1750 बीसी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें बोली गई। 3200 बीसी से 2000 बीसी बोला गया। उसके बाद में 2500 बीसी से 1500 बीसी बोला गया। तो बोल सकते हैं कि 3200 बीसी से 1500 बीसी, 3200 बीसी से 1500 बीसी, इसके ना इधर हो सकता है ना ही इधर माना जा सकता है। लेकिन एनसीईआरटी में जो बोला गया वो 2500 बीसी से 1750 बीसी माना गया है। ठीक, दूसरी बात बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता वो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है, जिसे बेबीलोनिया की सभ्यता बोल सकते हैं, सुमेरिया की सभ्यता बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद में ये जो सभ्यता थी ये इराक में दो नदियों के बीच, दजला एवं फरात, और दजला एवं फरात नदियों के बीच आई, जिससे इंग्लिश में बोल सकते हैं टिग्रिस या यूफ्रेट्स बोल सकते हैं इसको, है ना, उनके बीच आई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो आपकी थी वो हड़प्पा सभ्यता से पहले आई थी, लेकिन इसके समकालीन इसलिए माने जाते हैं क्योंकि बिल्कुल थोड़ा बहुत आगे पीछे का अंतर है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पहले कौन सी सभ्यता आई, मेसोपोटामिया की आई, लेकिन सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयरन एज, लौह काल के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, आयरन एज, लौह युग या लौह
काल। ठीक, इसका मैंने जो टाइम पीरियड बताया वो आपका 1500 BC से 600 BC मान सकते हैं। ठीक, 1500 BC से 600 BC मान सकते हैं। उसके बाद में इस सभ्यता में हुआ क्या, आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए। आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए। मध्य एशिया से ईरान के रास्ते, ईरान के रास्ते सप्त सिंधु प्रदेश, सिंधु प्रदेश जो कि आज का पंजाब, पंजाब आए। ये अपने साथ पहली बात तो लोहे में जो है आपका ढाल हो गया, तलवार हो गया, है रक्षा कवच जिसे बोल सकते हैं, रक्षा कवच है ना, रक्षा कवच पूरा जो बॉडी में पहना जाता है, और घोड़ा भी साथ में लाए थे। और यहाँ से सिंधु सभ्यता के लोगों को, किसको, सिंधु सभ्यता के लोगों को मारकर भगा दिया। और इन्होंने क्या किया, ये अपने साथ वैदिक संस्कृति को लाए थे। क्या लाए थे, वैदिक संस्कृति को। ये अपने साथ वैदिक संस्कृति लाए। तो ये बात थी आपका आयरन एज के बारे में। जो मेन बातें हैं वो यहाँ पे हैं। और अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसे बोल सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता, या इसे बोल सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक, या इसे जो है सिंधु सभ्यता बोल सकते हो, या या फिर जो है आप इसे मेलुहा सभ्यता बोल सकते हो, या सरस्वती घाटी सभ्यता बोल सकते हो। मैंने कल बताई भी थी आप लोगों को। तो ये सारे नाम जो है एक ही है ना, सभ्यता एक है, नाम अनेक है। उसके बाद में देखते हैं कि जो इसका टाइम पीरियड था वो क्या था। 2500 BC से 1750 BC। ये NCERT की बुक के अनुसार है। और मैंने बताया आपको कि 2500, 2700 या 3200। तो देख लेते हैं कि 3200 से 1500 BC लास्ट आपका रहेगा। 3200 BC से 1750 नहीं, 1500 बोल सकते हैं। 1500 BC तक ले जा सकते हैं। 1500 BC लास्ट मान लो, 1500 BC।
इससे इधर उधर किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगी डेटें। ठीक, तो इस सभ्यता के समकालीन सभ्यता भी देख लेते हैं। मैंने अभी बताया भी था आपको कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता जो थी, क्या समकालीन सभ्यता, वो क्या मैंने बताई, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसे बोल क्या क्या सकते हैं ये भी देख लो, मेसोपोटामिया। की सभ्यता या फिर बेबीलोनिया की सभ्यता, सभ्यता है ना, या फिर सुमेरिया की सभ्यता भी बोल सकते हैं, या फिर सुमेरिया की सभ्यता बोल सकते हैं। ये मैंने बताया कि कहाँ से आई थी, इराक से आई थी। पहले इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद में क्या करते हैं आगे बताते हैं। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, और इसके बाद में बताते हैं कि जो सुमेरिया या बेबीलोनिया की या मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ही है। तो ये सभ्यता किन दो नदियों के बीच में आई, इराक में, कहाँ पे, इराक में दो नदियों, कौन कौन सी दो नदियों, दजला एवं फरात। इसको बोल सकते हैं टिग्रिस और इसको बोल सकते हैं यूफ्रेट्स। ठीक, इंग्लिश में नदियों के इराक में दो नदियों दजला एवं फरात के बीच आई। ठीक, उसके बाद में मैंने बताया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, मतलब सिंधु सभ्यता के लोग थे, उनका सबसे अधिक व्यापार इसी सभ्यता के लोगों के साथ में होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग और सिंधु सभ्यता के लोगों के साथ में, किसके, सिंधु सभ्यता के लोगों के साथ, सबसे अधिक व्यापार होता था। अधिक व्यापार होता था। उसके बाद में दूसरी बात बताते हैं कि सबसे जो पुरानी सभ्यता अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो वो मिस्र की सभ्यता है। और मिस्र की सभ्यता किस नदी, नील नदी पर आई थी। ठीक, तो नील नदी का वरदान भी मिस्र को कहते हैं, क्योंकि नील नदी ना होती तो मिस्र ना होता, है ना। तो नील नदी की जो है देन है मिस्र, और इसीलिए बोलते हैं कि मिस्र की सभ्यता किस नदी पर आई, नील नदी पर आई, और ये सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। तो सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता
सभ्यता। मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है और नील नदी पर आई। मिस्र की सभ्यता नील नदी पर आई है, नील नदी पर आई। नील नदी को मिस्र को नील नदी का वरदान बोल सकते हैं। ठीक, नील नदी का वरदान बोल सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले तो मैंने बताया कि मिस्र की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी। दूसरी आपकी दूसरे नंबर पे जो आती थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। उसके बाद में जो तीसरी सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता थी। और उसके बाद में जो सभ्यता आई, ये लाइन से हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज हैं। और ये जो चौथी सभ्यता थी वो चीन की सभ्यता थी। कौन सी? चीन की सभ्यता। और चीन की सभ्यता कहाँ पर आ सकती है? चीन की सभ्यता जो है आपकी हुआंगहो नदी पर आई थी। कहाँ पे? हुआंगहो नदी पर आई थी, नदी पर आई। उसके बाद में आपको बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल क्या था। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता, पहली बात तो इसका क्षेत्रफल जो था ये सभी सभ्यताओं में से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हड़प्पा सभ्यता का था। और सबसे विकसित सभ्यता भी कौन सी थी? आपकी हड़प्पा सभ्यता थी। क्यों? कारण ये था कि हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का यूज हुआ है और गलियां, जो रास्ते थे वो आपके कच्चे थे, लेकिन जो उनके साइड में ड्रेनेज सिस्टम, नालियां थीं, वो क्या थी? पक्की ईंटों से बनी हुई थी। मकान जो थे वो पक्की ईंटों से बने होते थे, लेकिन गारा समझते होंगे, जो मिट्टी की जुड़ाई होती है, पक्की ईंटों को मिट्टी की जुड़ाई से जोड़ दिया जाता था। पहले के किले देखो, वहाँ पे भी समझ में आता है। और उसके बाद में छत को क्या करते थे कि ऊपर से लकड़ी रखते थे, लकड़ी को रखा, लकड़ी के ऊपर घास फूस डाली, घास फूस के ऊपर मोटी एक लेयर मिट्टी की लगा देते थे और वो उनका घर बनकर तैयार हो जाता था। और एक एक नहीं, दो दो तीन तीन खंड के मकान देखने को मिले, उसके जो है प्रमाण मिले। तो ये तो बात थी, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक बात नहीं बताई थी आपको कि जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता थे, हड़प्पा सभ्यता के जो संस्थापक माने जाते हैं वो द्रविड़ लोग माने जाते हैं। कौन? द्रविड़ लोग। और द्रविड़ लोग सर बहुत बड़ा रखते थे, मतलब सर उनका बहुत बड़ा था, नाक चपटी थी और काले रंग के होते थे। तो ये द्रविड़ लोग। और आर्य लोग इन्हें क्या बोलते थे? अनार्य बोलते थे, अनासा बोलते थे, राक्षस बोलते थे। कारण ये था कि इनका मुंह बड़ा था, खोपड़ी बड़ी थी, मुंह काला और नाक चपटी, आंखें बड़ी, तो मतलब अलग अलग तरीके की। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो है उस टाइम पे लोग कैसे थे। लेकिन हाँ, उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम का यूज़ किया, तो जिससे हमें पता चल सकता है कि वहाँ की सभ्यता के बारे में कि किस टाइप की सभ्यता थी। लिख लेते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 12,96,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उस टाइम पे फैला हुआ था। ठीक, लिख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का
हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल ठीक स्क्वायर किलोमीटर में था। और ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो है सबसे बड़ी हड़प्पा सभ्यता आपकी मानी जाती है। दूसरी बात, सबसे विकसित सभ्यता भी मानी जाती है। सबसे विकसित सभ्यता, और आपको बता दें, जो 250 साल पहले अगर लंदन की गलियां, लंदन की सड़कें देखी जाएं, तो उस टाइम के हड़प्पा सभ्यता की अपेक्षा कमज़ोर थी। मतलब कमज़ोर होने का कि कम विकसित थी। और जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता मतलब ये, इसे अर्बन बोल सकते हैं, है ना, अर्बन सिविलाइजेशन। तो आप लोग पहले इसे नोट डाउन कर लें, उसके बाद में आगे देखते हैं। हाँ, तो मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविड़ लोग थे, संस्थापक थे। और द्रविड़ लोग आपके भारत के मूल निवासी, या यही बोल सकते हैं कि भारत के मूल निवासी थे। ठीक है, तो लिख लेते हैं, द्रविड़ लोग भारत के मूल निवासी थे। ये भूमध्य सागरीय लोगों से मिलते जुलते थे। मिलते जुलते मतलब वैसे दिखते थे, मिलते जुलते थे। ठीक। दूसरी बात बताते हैं आपको कि पक्की ईंटों का जो पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ वो हड़प्पा सभ्यता में हुआ। पक्की ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में हुआ। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, तो बोल सकते हैं नालियाँ जो थी पक्की ईंटों से बनी थी। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी थी। दूसरी बात कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी मुख्य विशेषताएं अगर देखी जाएं तो नगरीय सभ्यता थी और सुव्यवस्थित नालियाँ थी। अगर हड़प्पा सभ्यता का जो है समाज पूछा जाए कैसा है, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक, तो मातृसत्तात्मक बोल सकते हैं। ठीक। अभी एक बात और लिखते हैं कि द्रविड़ लोगों को आर्य लोगों ने अनार्य या अनासा या राक्षस बोला है। इन्हें आर्य लोगों ने, आर्य
लोगों ने अनार्य, अनासा या राक्षस बोला है। किन्हें? द्रविड़ लोगों को, क्योंकि द्रविड़ लोगों का जो सर था वो बड़ा था और नाक चपटी थी, काले रंग के थे। इनकी पहचान भी लिख लेते हैं, द्रविड़ लोग कैसे थे। नाक चपटी, काले रंग के, बड़ी खोपड़ी, ये इनकी पहचान थी। ठीक। और दूसरी बात कि इसकी अगर हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं बोल दी जाएं तो क्या लिखेंगे, वो लिख लेते हैं। मुख्य विशेषताएं। पहला तो मैंने बोला नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और दूसरा क्या बोला मैंने कि सुव्यवस्थित नालियां थी। नालियां थी। तो ये बात हुई। अगर समाज बोला जाए तो मात्र सत्तात्मक था। समाज मात्र सत्तात्मक ठीक, सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक समाज था। ये कुछ इसकी जो विशेषताएं थी। उसके बाद में अगर इसका आकार पूछा जाए तो आकार था इसका त्रिभुजाकार। आकार इसका कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक, इसका आकार त्रिभुजाकार था। अब आगे क्या है कि जो है पूर्व में अगर बोला जाए कि पूर्व में कहाँ तक फैली थी तो आलमगीरपुर जो कि यूपी में पड़ता है। और अगर आपका पश्चिम में बोल दिया जाए तो सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में बोल सकते हैं, बलूचिस्तान में पड़ता है। और अगर उत्तर की बात बोली जाए तो उत्तर आपका मांडा, कश्मीर, वहाँ इसका लास्ट पॉइंट माना जा सकता है। और अगर दक्षिण की बात की जाए तो दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और आपको बताते देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कुछ प्रमाण आपको अफ़गानिस्तान के सुतगई नामक स्थान पर नहरों के प्रमाण मिले हैं, तो वहाँ भी इसे माना जाता है। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार आकार में पहली बात तो फैली थी। और कहाँ कहाँ कैसे कैसे थी वो मैंने बताया। ये सारी बातें अगले लेक्चर में बताएंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, जो कि मैंने अभी आपको मौखिक रूप से बता दिया है। और उसके बाद में क्षेत्रफल मैंने बता दिया है कि 12,96,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। और उसके बाद में इसकी खोज किसने की, पुरातत्व विभाग कब आया, कब इसको जाना गया और बाद को कब खुदाई की गई, कहाँ पे मिली,
क्या क्या मिला, क्या क्या प्रमाण मिले, सारी बातें अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।